फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग दृष्टि आई का जो करंट अफेयर्स देख रहे थे राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसमें फिर डिटेल वाला पार्ट। इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में शॉर्ट में हुआ था वन लाइनर, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय रहेगा। फिर आर्थिकी, साइंस और सबका डिटेल में चर्चा किया हुआ है। तो उसका नेक्स्ट आगे का देख लेते हैं हम। तो अगला हेडिंग था बायो राइड योजना को मंजूरी। तो ये हो गया था हम लोग का। था नेक्स्ट टॉपिक था कि स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको नेचर की मान्यता मिली है। तो इसके बारे में देखते हैं, डिटेल में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन SBM। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त ODF फ्री करने पर केंद्रित है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे अभी भी ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं जो ODF फ्री नहीं है, वो बाहर ही शौच करते हैं। तो यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। और स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता, इसी के तहत गाँव को भी ODF फ्री कराया गया था, कराया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है? तो इसमें स्मरणीय है कि याद करने वाला है कि 2 सितंबर 2024 को विश्व के 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान जर्नल नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ था। 2 सितंबर को एक लेख प्रकाशित हुआ था नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इससे संबंधित विश्व के अग्रणी मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान एक जर्नल है जिसमें विज्ञान के बारे में प्रकाशन होता है नेचर। तो उसमें एक इसके बारे में ODF के बारे में लेख भी प्रकाशित हुआ था 2 सितंबर 2024 को। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि इस लेख का जो शीर्षक था वो क्या था? वो शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। इसका लेख का टाइटल था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए थे। ये फाइनली इसकी वजह से क्या फायदा हुआ जनता में। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्षीय कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल भी की गई थी। आगे है कि इस अध्ययन में 1 दशक की अवधि में 35 भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। तो 1 दशक में 2011 से 2020 के समय में 35 जो भारतीय राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे और 640 जिले थे, उन लोगों का आंकड़ा का विश्लेषण करके प्रकाशित किया गया था। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जो जीवित जन्म है उस पे IMR और U5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि प्रति 1000 जीवित जितने लोग हैं जन्म है उस पे से कितने जीवित हैं। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। आगे है कि इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पे जो शौचालय तक पहुंच में प्रत्येक 10% जो बिंदु थे, 10% पॉइंट्स थे, उनकी वृद्धि होने पर IMR जो रिपोर्ट है उसमें औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और U5MR में 1.1% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की जाती है। अर्थात कि शौचालय, सुलभ शौचालय लोगों को वहां तक पहुंच से जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी इजाफा हुआ है। आगे देखते हैं हम। तो आगे है कि SBM के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिले में प्रति 1000 जीवित जो जन्म है उस पे IMR में 5.3 और U5MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई है।
SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान ने प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में योगदान दिया है। तो शौचालय बनने से 60 से 70,000 जो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन की रक्षा करने में भी इससे योगदान मिला है, रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है कि नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों की वजह से निम्न और मध्यम आय वाले जो आबादी है, जो निम्न तबके के लोग हैं, गरीब हैं लोग हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है, इसको भी याद करते हैं। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन कहाँ किया, कब किया गया था? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता है। और इसका आयोजन 2 अक्टूबर से 2024 से पहले होता है, प्रतिवर्ष होता है। इस अभियान का जो आयोजन है वो शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है? तो इसका स्वच्छता ही सेवा अभियान का केंद्रीय विषय है कि स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, 4S। स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार और स्वच्छता, 4 गो S हो गया। तो स्वभाव, स्वच्छता मतलब स्वभाव होना चाहिए स्वच्छता वाली कि हमेशा साफ सफाई रखें, और संस्कार भी स्वच्छता वाला होना चाहिए। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। तो 23वां विधि आयोग के बारे में देखते हैं। भारत का विधि आयोग जो है लॉ कमीशन है, एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो भारत का विधि आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, इसके द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग जो है विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को क्या करेगा? अपना रिपोर्ट पेश करता है, सिफारिश करता है। इसका स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। इसमें याद करने वाले क्या फैक्टर है? तो मेमोराइजिंग फैक्टर है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी किया गया। तो 2 सितंबर को 2024 को भारत का 23वां विधि आयोग गठन के लिए एक अधिसूचना को जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इन्होंने 1 सितंबर से 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। तो 23वां विधि आयोग का गठन हो गया है। भारत का 23वां जो विधि आयोग हुआ है उसमें कौन कौन शामिल हुए हैं? तो पहले ही हुए थे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, दूसरा नंबर पे है 4 पूर्णकालिक सदस्य, जो सदस्य सचिव सहित हैं, जिनको सचिव को लेके भी है 4 पूर्णकालिक सदस्य और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है। तो एक अध्यक्ष हो गया और 4 सदस्य हो गए। इसके अलावा है कि इसमें सचिव हैं 2, एक है विधि कार्य विभाग के पदेन सदस्य के रूप में और दूसरे हैं सचिव विधि विभाग के पदेन सदस्य के रूप में। तो विधि कार्य विभाग के एक हो गए सचिव पदेन सदस्य और एक हो गए विधायी विभाग के। तो विधि कार्य विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव हो गए। 5 जो है वो है 5 अंशकालिक सदस्य हैं, अर्थात पार्ट टाइम मेंबर हैं, 5 हैं और इनसे ज्यादा नहीं है। तो 4 हो गए सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष, उनको लेके 5 हो गए फुल टाइम जो रहेंगे, 5 रहेंगे। और 2 सचिव हो गए, उसके पदेन सदस्य हो गए और उसके अलावा 5 अंशकालिक हो गए। तो 5 5 10 2 12 हो गए टोटल। तो उसमें से 5 अंशकालिक है, थोड़ा टाइम के लिए हम। विधि आयोग जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो विधि आयोग का मुख्यालय स्थित होगा नई दिल्ली में। और ज्ञातव्य है कि भारत के 22वां जो विधि आयोग था उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था, इसलिए अब 23वां विधि आयोग बना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा। इसमें न्यायमूर्ति हैं वो जो सेवा रिटायर हो चुके हैं, ऋतुराज अवस्थी। तो ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ऋतुराज अवस्थी थे 22वें विधि आयोग के। से पहले जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। आगे देख लेते हैं। तो अगला है डिजिटल कृषि मिशन।
तो डिजिटल कृषि मिशन के बारे में जानते हैं। डिजिटल कृषि मिशन को देखते हैं। तो भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। तो 3 सालों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू होगा और इस पहल के तहत किसान को और उनकी भूमि को आच्छादित कवर किया जाएगा। तो किसान जो है उनकी भूमि है तो उनके जमीन को क्या होगा, कवर अप होगा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत। इस वित्त वर्ष DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसल होंगे उनका डिजिटल रूप से सर्वेक्षण किया जाएगा और इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों को और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन कराना, अपडेट कराना है। तो 6 करोड़ जो किसान हैं उनके भूमि का विवरण दिया गया है तो उसको निरीक्षण के बाद क्या होगा, अपडेट किया जाएगा। इसका जो स्मरणीय तथ्य है उसके बारे में देखते हैं हम। तो याद करने वाला है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने एक योजना मिशन पास किया है, डिजिटल कृषि मिशन। तो डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दिया गया है 2 सितंबर 2024 को और इसके तहत क्या होगा, कुल खर्च आएगा 2817 करोड़। तो डिजिटल कृषि मिशन के तहत खर्च आएगा 2817 करोड़ और इसमें केंद्र का हिस्सा हो जाएगा कितना, तो 1940 करोड़ और बाकी जो खर्च होंगे वो राज्य सरकारें वहन करेंगे। यह मिशन जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। तो जो डिजिटल कृषि मिशन है वो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के जैसा ही है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और उल्लेखनीय है कि वर्तमान क्षेत्र में इस मिशन के तहत जो भी किसान है उनके जीवन को और बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें उल्लेखनीय ये है कि वर्तमान में जो कृषि क्षेत्र है और किसान हैं इनसे संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं और डिजिटल कृषि मिशन के तहत इन आंकड़ों को क्या किया जाएगा, तो सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक ही मंच पे इसको एक साथ समेकित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। अर्थात जो किसानों के आंकड़े और उनके कृषि के उनके फसल के इधर उधर है तो उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एक जगह पे रखा जाएगा और इससे किसानों को लाभ भी होगा। देख सकते हैं कि इससे कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रख रखाव की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि तो डिजिटल कृषि डेटाबेस से क्या होगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के रख रखाव की आवश्यकता नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा और इसके फलस्वरूप जो किसान होंगे अपने डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को भी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मिशन के फलस्वरूप किसान बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात एक जगह पे जब उनका डिजिटली रहेगा आंकड़ा तो उनको कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथ ही क्या होगा कि विभिन्न जो कार्यालय होंगे या उनके सेवा प्रदाता होंगे उनके समझ भौतिक रूप से उपस्थित होने की भी बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनके आंकड़े डिजिटल उपलब्ध होंगे किसानों के। डिजिटल कृषि मिशन का मूलभूत स्तंभ क्या है, तो डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है और इससे क्या होगा कि विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जाएगा और जो भी कृषि पहल है, जो भी कृषि से संबंधित योजना है तो इन आंकड़ों की वजह से क्या होगा, उनके क्रियान्वयन में मदद होगी। यह मिशन जो है निम्न 2 मूलभूत स्तंभ पर आधारित है। पहला है एग्रीस्टैक और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो आंकड़े होंगे उस अनुसार से डिजिटल रूप से कृषि का डिसीजन लिया जाएगा और एग्रीस्टैक। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा जो प्रोफाइल मैपिंग होगा उसको भी शामिल किया गया। तो जो भूमि का मिट्टी है, मिट्टी का उर्वरता कैसा है तो उसका प्रोफाइल का मैपिंग भी किया जाएगा मृदा के बारे में।
उपयुक्त तीनों जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं हैं डीपीआई हैं, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो किसान डीपीआई के तहत किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएगी ही, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी भी उपलब्ध सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्री स्टैक किसान की पहचान। तो एग्री स्टैक किसान की पहचान को देख लेते हैं। एग्री स्टैक किसान की पहचान, इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्री स्टैक किसान की पहचान को डीपीआई के रूप में डिजाइन हुआ है और इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेजी से उनकी सेवा योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। एग्री स्टैक में 3 मुख्य प्रमुख घटक है। तो एग्री स्टैक से क्या संबंधित है, तो इसमें किसान की रजिस्ट्री की जाएगी, फार्मर की रजिस्ट्री होगी, उसके साथ ही जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स होंगे, भू संदर्भित जो गांव होंगे उनके नक्शे अवेलेबल होंगे इसके माध्यम से, एग्री स्टैक के माध्यम से। स्टैक में से स्टोर करना से समझ सकते हैं। स्टैक करना है एग्री को, एग्रीकल्चर से संबंधित किसान और किसान के डेटा, उनके भूमि, उनकी फसल, उनके मैप, इस सबको एग्री स्टैक के माध्यम से क्या होगा, स्टैक किया जाएगा, उनका भंडारण किया जाएगा। और थर्ड है इसमें कि बोई गई फसल की जो है उसका भी रजिस्टर किया जाएगा एग्री स्टैक के तहत। और एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की भी शुरुआत की गई है कि किसानों को आईडी भी उनका दिया जाएगा कि आपका ये नंबर का आईडी है, आप इस नंबर पे लिस्टेड हैं इसमें एग्री स्टैक में। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी भी प्रदान की जाएगी जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी और इससे पता लगेगा कि इस नंबर के इस पे इनका डेटा है और ये किसान है। ये बहुत अच्छी पहल है। इस किसान आईडी का सृजन और रख रखाव राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ही किया जाएगा, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। और ये जो किसान आईडी होंगे वो भूमि अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स, पशुधन पशुधन का स्वामित्व रखेंगे, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधित डेटा से जुड़ी होगी। तो जो किसान आईडी होगा तो उनका जो लैंड का रिकॉर्ड होगा, उनके पास कितने पशु हैं, बोई गई कितनी फसलें हैं और फसलों में कोई खराबी आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस पे रहेगा और इसकी वजह से लाभ भी मिलेगा जो भी सरकार की योजनाएं हैं। किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है, प्रायोगिक योजना ये की जा रही है। 6 राज्यों में किसान आईडी का चल रहा है। तो उसमें से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में चल रहा है, गुजरात के गांधीनगर में चल रहा है, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विरुधुनगर में। तो राज्य याद करना है बस, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ऐसे याद करना है। पंजाब हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य हैं, तो पंजाब हरियाणा वहाँ पे किसानों से संबंधित बहुत मैटर आते हैं, तो ये दोनों राज्यों में प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश गुजरात में हो रहा है, गुजरात महाराष्ट्र को एक साथ याद रख लेना है, गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है और फिर एक तमिलनाडु है। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ जो किसान हैं इनके लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो 11 करोड़ किसान हैं इनको 3 वर्षों के अंदर इनकी पहचान करके इनको किसान आईडी दे दी जाएगी। आगे देखते हैं। तो अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, वर्ष 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़ किसान की आईडी का निर्माण किया जाएगा। तो 24-25 में 6 करोड़ लोग को दिया जाएगा, 25-26 में 3 करोड़ को और फिर 26-27 में 2 करोड़ किसानों को आईडी दी जाएगी। तो 11 करोड़ के आसपास दे दिया जाएगा अगले 3 सालों में। आगे है कि नेक्स्ट है कि 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा। तो जो राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण है इसको बहुत जल्दी 2 वर्ष के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और इसमें वर्ष 2024-25 में 400 जिलों को और 25-26 में सभी जिलों को क्या होगा, तो इससे आच्छादित किया जाएगा, अर्थात 400 जिलों का आंकड़ा रखा जाएगा, 400 जिले लगभग इससे लाभान्वित होंगे। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली क्या है, तो यह प्रणाली फसल, मिट्टी, मौसम और जल संसाधन आदि पर सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली, एक कम्प्रिहेंसिव जियोस्पेशियल सिस्टम का निर्माण करेगी।
तो जो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है, तो वो क्या है? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है जिसके तहत फसल, मिट्टी, मौसम, जल संसाधन जितना भी होगा जानकारी, इसको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। अर्थात कि रिमोट से यहाँ का प्रोफाइल लिया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग। तो मृदा प्रोफाइलिंग में क्या होगा? नाम से ही समझ में आ रहा है, मृदा का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा कि किस एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है। और देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसका 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत जो मृदा प्रोफाइल मानचित्र है उसको तैयार करने की परिकल्पना की गई है, ताकि इससे क्या होगा कि मृदा के मैपिंग से होगा कि किस एरिया में कौन सी फसल को वृद्धि कराना है, ग्रोथ कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सकेगा। तो बहुत ये भी अच्छी बात है, मृदा प्रोफाइल मैपिंग। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत और भी मिशन है। मृदा प्रोफाइल के अलावा और भी कार्य होगा, जैसे कि डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण DGCES, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। तो वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल जो है कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज यील्ड का अनुमान प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में भी बहुत क्या होगा? उपयोगी साबित होगा कि कितना उत्पाद हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, कितना होगा। तो डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, तो ये भी डिजिटली रूप से क्या होगा? फसलों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा कि कहाँ किस एरिया में फसल कितना हो रहा है या कैसे फसल की स्थिति क्या है। आगे देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में देख लेते हैं। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को क्या किया था? मंजूरी दिया था। तो एक्चुअली डिजिटली इंडिया बन रहा है या फिर ग्लोबल डिजिटल बन रहा है, तो सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा उसमें यूज हो जाता है, क्योंकि सारा सिस्टम जो भी है, गैजेट है डिजिटल, वो सेमीकंडक्टर से ही बनता है। तो सेमीकंडक्टर में क्रांति लाने के लिए एक भारत में योजना आया था 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, और इसको मंजूरी दिया गया था। यह देश में अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स हैं एवं उसके डिस्प्ले पारितंत्र हैं, तो उसके विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम हेतु कुल जो खर्च आएगा 76,000 करोड़ आएगा। और इस कार्यक्रम के तहत जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, अर्धचालक होंगे, डिस्प्ले होंगे, उसको उसके डिजाइन के साथ साथ और क्या होगा? कंपनियों को विश्व स्तर पे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज भी दिया जाएगा, ताकि हमारा जो इंडिया में डिजिटल बनेगा सेमीकंडक्टर, वैश्विक स्तर पर भी अच्छे ब्रांड के जो कंपनियां हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। जिससे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में क्या होगा? एक नए युग का शुरुआत होगा भारत में। अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए एक लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की स्थापना की गई है। और इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े जो भी वैश्विक विशेषज्ञ होंगे वो करेंगे। इसके साथ ही यह मिशन जो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग डिवीजन है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अर्थात भारत में पहले से चल रहा योजना डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, तो यहाँ का डिजिटल इंडिया को उद्योग करना है, कॉरपोरेशन करना है, कॉरपोरेट करना है, तो उसके तहत ही बनाया जा, उसका मतलब इसको सपोर्ट करेगा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को। ये स्मरणीय तथ्य इसमें देख लेते हैं। तो स्मरणीय तथ्य है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने सारंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई का स्थापना को मंजूरी दे दिया है। तो केंद्र सरकार ने सारंद गुजरात में एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी मिल गया है। नेक्स्ट है कि यह अर्धचालक जो इकाई होगा वो कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो अर्धचालक इकाई कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही यह प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। तो ये जो इकाई होगा 3300 करोड़ का होगा।
नेक्स्ट है कि इस इकाई की उत्पादन क्षमता लगभग 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी और इस इकाई में उत्पादित चिप्स का औद्योगिक, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा और 60 लाख चिप्स होगा। इसके पहले यह जून 2023 में केंद्र सरकार ने सारण गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया था। पुनः 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया गया। तो 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी मिला और इन 3 इकाइयों का नाम क्या है? तो पहला है धौलेरा जो गुजरात में है। तो सारण के अलावा धौलेरा है जो भी गुजरात में ही है और धौलेरा गुजरात में TEPL टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब जो होगा PSMC होगा, पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्रॉप ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा और इसकी इकाई क्षमता लगभग 50,000 वाफ्टर्स स्टार्ट्स पर मंथ होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर लैब है। तो जो ये लैब बना है गुजरात में, जिसका कहाँ पे बना था? ये धौलेरा में। तो धौलेरा में सेमीकंडक्टर चिप का जो बना है लैब, तो वो AI सेमीकंडक्टर फैब है। तो अर्थात इसके जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग होगा। नेक्स्ट है असम में अर्धचालक इकाई और दूसरा क्या है कि असम में लगाया गया है अर्धचालक इकाई। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मोरी गांव असम में एक सेमीकंडक्टर की स्थापना हुई और यह इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होगी और इस इकाई के उत्पादन क्षमता होगा 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। तीसरा देख लेते हैं सारण गुजरात में अर्धचालक इकाई। तो वही है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा सारण गुजरात में लगाया गया है। तो इसकी सुविधा हेतु स्थापित किया गया यह अर्धचालक इकाई डेनसॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। अर्थात जापान के सहयोग से बनेगा कहाँ पे? तो सारण गुजरात में बनेगा, वो जापान के सहयोग से बनेगा सेमीकंडक्टर का। और ये जो असम में है वो मेरी गांव में असम के, और एक बना है क्या? तो धौलेरा बना है जो गुजरात में है और AI समर्पित सेमीकंडक्टर है। और इसके साथ ही है कि आगे देख लेते हैं इसका जो होगा ना सारंद का जो होगा उत्पादन, उसका क्षमता 15 मिलियन चिप से हो जाएगा प्रतिदिन। 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इस प्रकार भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। आगे देखते हैं भारत अमेरिका साझेदारी। तो भारत अमेरिका साझेदारी 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसने भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी किया और इस साझेदारी का उद्देश्य था कि ITSI इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोर्स के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं उसमें विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाना। उल्लेखनीय है कि ITSI कोर्स का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत किया गया है। तो ITSI कोर्स का सृजन क्या किया गया है? अमेरिका के 2022 में जो चिप्स अधिनियम था उसी के तहत भारत के साथ वो साझेदारी किया है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस हेडिंग से। तो इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें आप लोग जरूर बताएं।